डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी की हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट का आज का हमारा 11th लेक्चर होने वाला है। अगर पहले के लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड है, उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप अदर सब्जेक्ट्स की भी स्टडी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको स्टडी के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, कटारिया फार्मेसी टेलीग्राम ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं न्यू टॉपिक एसिडोसिस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एल्केलेसिस के बारे में, मतलब कि फर्स्ट हम आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिर्फ एसिडोसिस के बारे में। तो एसिडोसिस के टाइप्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, ये सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आपका, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है आपकी स्टडी के लिए। तो एसिडोसिस नाम से ही पता लग रहा है किसका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, एसिड का। अगर बॉडी के अंदर एसिड का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एसिडोसिस। मतलब कि लेवल ऑफ एसिड इन बॉडी इज इंक्रीज इज कॉल्ड एज एसिडोसिस। अब नॉर्मल पीएच कितनी होती है हमारी बॉडी की, 7.4, लेकिन एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, जो पीएच लेवल है वो 7.35 से भी कम हो जाता है। इज ए कंडीशन इन्वॉल्विंग, इससे क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड विच कोज द बॉडी फ्लूइड पीएच टू बिकम मोर एसिडिक। अब एसिड का एक्यूमुलेशन होगा तो वो पीएच को क्या करेगा, मोर एसिडिक बनाएगा, और एसिड की मात्रा उसमें बढ़ रही है तो पीएच तो ऑलरेडी कम होगा ही, और पीएच का क्या होगा, कोस बॉडी फ्लूइड पीएच बिकम मोर एसिडिक कंपेयर टू नॉर्मल पीएच। नॉर्मल पीएच से ज्यादा पीएच वो हो जाएगी एसिडिक। ए रिड्यूस पीएच मीन इंक्रीज इन एसिडोसिस। अगर पीएच कम हो रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि एसिडोसिस बढ़ रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि एसिडोसिस के अंदर जो पीएच होता है बॉडी का 7.35 से भी कम हो जाता है, और ये क्या करता है, इसमें एसिड का एक्यूमुलेशन होता है जिस कारण से जो पीएच है वो कम होती है, और पीएच कम हो रही है तो मतलब एसिडोसिस बढ़ रहा है। बात करें टाइप्स की, बेसिकली इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है एसिड का, लेकिन जो एक्सक्रिएशन है वो कम हो रहा है किसी भी कारणवश। वो कोई भी कारण हो सकता है उसका, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया वो बाइकार्बोनेट्स का, तो क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, अकर व्हेन देयर इज एन एक्सेस प्रोडक्शन, एसिड का एक्सेस प्रोडक्शन और रिड्यूस एक्सक्रिएशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एसिड। एसिड का देखो प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है और एक्सक्रिएशन भी नहीं हो रहा, तो स्टोर तो होगा ही बॉडी के अंदर। एंड लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट का भी लॉस हो गया जिससे वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएंगे। तो कोज क्या क्या हो सकते हैं इसके, इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन। एसिड प्रोडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस हुआ। लैक्टिक एसिडोसिस क्यों हुआ, ड्यू टू सीवियर हाइपोक्सिया, मतलब सीवियर हाइपोक्सिया हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बढ़ेगा। तो लैक्टिक एसिडोसिस के कारण क्या होगा, इंक्रीज होगा एसिड का प्रोडक्शन, मतलब एसिड की मात्रा बढ़ेगी। इसके अलावा कीटो एसिडोसिस, जो कीटो एसिड्स हैं वो बेसिकली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के अंदर इंक्रीज होते हैं। डिक्रीज एसिड एक्सक्रिएशन, कब एक्सक्रिएशन इंक्रीज होगा, जब जो इसको एक्सक्रिएशन करने वाला सिस्टम ही खराब हो जाएगा। रीनल फेलियर, रीनल किडनी फेलियर हो जाएगा तो उस कंडीशन में एसिड का जो एक्सक्रिएशन वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा या बंद हो जाएगा। बाइकार्बोनेट लॉस, डायरिया के कारण या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के कारण भी ये हो सकता है बाइकार्बोनेट का लॉस। तो ये हो गए कोजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
आई होप आपको समझ में आया होगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसमें क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम एन एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू इंपायर्ड लंग्स फंक्शन। इसके अंदर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लंग्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, लंग्स में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो इस कारण से क्या जमा हो रहा है लंग्स के अंदर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कोज हो सकता है इसका, हाइपोवेंटिलेशन, प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वेंटिलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा, लंग्स का डिक्रीज हो गया है, किसके कारण, ड्यू टू क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो पल्मोनरी डिजीज है, डिजीज का ग्रुप हो सकता है लंग्स के अंदर जो होता है बेसिकली, उसमें ये डिफिकल्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा सीवियर अस्थमा अगर है, और ड्रग ओवरडोज हो गया हो, या न्यूरोमस्कुलर कोई डिसऑर्डर हो, तो वो कोज करता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ एसिडोसिस। तो नॉर्मल सिम्टम्स इसके होते हैं, जनरल सिम्टम्स हैं फैटिक, कंफ्यूजन और हेडेक। कभी कभी कुछ लोग बोलते नहीं है खाना वाना खाने के बाद कि एसिडिटी हो रही है, तो उनको ऐसे चक्कर से आने लगते हैं, उनका सर दर्द होने लगता है, वो इसी कारण होता है कि उनका एसिड लेवल स्टोमक के अंदर इंक्रीज हो जाता है। सीवियर केस में क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लेथरेजी, डिक्रीज कॉन्शियसनेस और कोमा तक भी आ सकता है, इतनी डेंजरस भी हो सकती है ये कंडीशन। तो ट्रीटमेंट देखिए इसके। अब देखिए जो भी डिजीज हम देख रहे हैं उसमें एक चीज कॉमन है ट्रीटमेंट के अंदर, एड्रेस अंडरलाइंग कोज। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं क्या आप? जो स्टूडेंट समझ रहे हैं उनके लिए काफी आसान हो जाएगा ट्रीटमेंट लिखना किसी भी डिजीज के, और नहीं समझ रहे तो मैं बता देता हूं। इसका मतलब यह है कि जो कोजेज है, जैसे कि एसिड का एक्सक्रिएशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि रीनल फेल है। तो क्या ठीक करना है हमें, रीनल को ठीक करना है, रीनल फेलियर को ठीक करना है, क्योंकि कोज को ठीक करेंगे तो जो प्रॉब्लम उसके कारण आ रही है वो इजीली सोल्व हो जाएगी। तो रीनल ठीक हो जाएगा तो प्रॉपर एक्सक्रिएशन होने लग जाएगा एसिडोसिस का, सॉरी एसिड का। तो वो चीज है कि कोज को ठीक करना है, कोज को ठीक करेंगे तो उससे होने वाली प्रॉब्लम इजीली अपने आप सोल्व हो जाएगी। तो वही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, डायबिटीज की वजह से कीटो एसिडोसिस हो रहा था, रीनल फेलियर की वजह से एक्सक्रिएशन नहीं हो पा रहा था, तो उनको ठीक करेंगे। ट्रीट कंडीशन लाइक डायबिटीज, रीनल फेलियर और टॉक्सिन इंजेक्शन। सेकेंड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा था, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा था, वेंटिलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें इंप्रूव करेंगे वेंटिलेशन को थ्रू ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर देंगे, ब्रोंकस डायलेट होंगे, सीओपीडी को ठीक करेंगे, सीओपीडी का उपचार करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे और एड्रेस अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी। तो उन चीजों को ठीक करेंगे हम, अस्थमा की प्रॉब्लम की प्रॉपर मेडिसिन हम देंगे, तो क्या होगा, ये चीज ठीक होगी, CO2 का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। बात करते हैं सेकंड ट्रीटमेंट के, सपोर्टिव मेजर्स। सपोर्टिव मेजर्स में देखिए, बाइकार्बोनेट, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस टू न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड। बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी में एसिड को न्यूट्रलाइज करने का बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो ये इसका सपोर्ट ले सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी हम दे सकते हैं टू इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस टू इंप्रूव ऑक्सीजनेशन, क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, CO2 का एक्यूमुलेशन होता है। तो उस कंडीशन में हम रेस्पिरेटरी थेरेपी पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे उसका जो CO2 लेवल है वो कम हो और ऑक्सीजन लेवल बढ़े, तो इससे भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कम किया जा सकता है। तो आई होप ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट आप कर सकते हैं कोई भी डाउट हो। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।